इंसानों ने जब जब प्रकृति के साथ छेड़खानी की है तब तब इंसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, क्योंकि प्रकृति इंसान को हर वो चीज देती है जो जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है, लेकिन फिर भी मानव अपने मतलब के लिए प्रकृति पर प्रहार करता है और जब नेचर इसका बदला लेती है तो चारों तरफ हाहाकार मचता है। ये हाहाकार तो हम कोरोना टाइम से ही देख चुके हैं, क्योंकि इस पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं बचा था जिस पर कोरोना का असर नहीं दिखा हो, और कहीं कहीं तो इतना असर दिखा है कि मानो समय रुक सा गया हो, पूरी दुनिया थम सी गई हो, और ऐसा कोई देश नहीं रहा जहां पर कोरोना से मौत नहीं हुई। मौत का सिलसिला पिछले 2 सालों से चल रहा है और आज भी थमा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल उठता है कि कोरोना आया कहां से? तो इसका जवाब है चाइना से, और वो भी मीट मार्केट से। और ये चाइना की इतनी बड़ी गलती है कि जितनी बड़ी गलतियां चाइना अपने इतिहास में पहले भी कर चुका है। जी हाँ, चाइना ही सबसे ज्यादा प्रकृति से छेड़खानी करता है और सबसे ज्यादा इसका असर चाइना पर ही दिखता है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी चाइना अपने देश के 4.5 करोड़ लोगों को मौत के मुंह तक पहुंचा चुका है। बिल्कुल दोस्तों, अगर चाइना के इतिहास के पन्नों को पीछे की तरफ पलटोगे तो चाइना की आपको सबसे बड़ी गलती मिलेगी, जिसने लगभग 4.5 करोड़ लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए आपको भी चाइना के इस इतिहास से रूबरू कराते हैं और क्यों चाइना में इतनी मौतें हुई। साल 1958 की बात है, जब चाइना के पीपल रिपब्लिक के फाउंडर माओ जेडोंग ने फैसला किया कि चाइना की इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाए, चाइना की इकोनॉमी को मॉडर्न और इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदला जाए। उस टाइम पर चाइना कृषि में काफी आगे था और फार्मिंग ही चाइना की इकोनॉमी की मेन कड़ी थी। माओ जेडोंग चाइना को विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते थे और वही सपना साकार करने के लिए चाइना आज भी पूरी कोशिश करता रहता है। लेकिन उस टाइम ब्रिटेन की इकोनॉमी टॉप पर थी और वहीं सेकंड नंबर पर अमेरिका था। माओ जेडोंग को चाइना का महान क्रांतिकारी कहा जाता था और माओ चाइना की अर्थव्यवस्था को टॉप पर लाने के लिए हर वो काम कर रहे थे जो उसके लिए जरूरी था। तो साल 1958 में माओ और उनकी टीम ने ये डिसाइड किया कि वह अपने देश की इकोनॉमी को आने वाले 15 साल में अमेरिका की इकोनॉमी को बाईपास करके ब्रिटेन की इकोनॉमी के बराबर में लाकर खड़ा कर देंगे। तो दोस्तों, उसके बाद यूके की इकोनॉमी को पछाड़कर चाइना दुनिया में नंबर 1 की इकोनॉमी पर आ जाएगा। फिर उन्होंने उसके लिए एक आंदोलन चलाया जिसका नाम द ग्रेट लीप फॉरवर्ड रखा। तो दोस्तों, इसका मतलब है आगे के लिए महान छलांग। सच में ये कदम किसी भी नेता के लिए एक महान क्रांतिकारी कदम था। माओ का मानना था कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर इसी बढ़ती हुई जनसंख्या को सही दशा और दिशा दे दी जाए तो हमारे देश में लोगों को रोजगार की रफ्तार बढ़ेगी। इसीलिए माओ ने गांव तथा शहरों में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा, जिससे कि देश की इकोनॉमी में एक उछाल आएगा, और सभी देशवासियों को बोला कि अपने अपने घरों में आयरन और स्टील का प्रोडक्शन शुरू कर दें। साथ ही फसलें भी आय का स्रोत बन सकती थी। फसलों के उत्पादन के लिए नई नई टेक्नोलॉजी और सरकारी नीतियों को भी लागू किया गया। उसी दौरान एक अभियान चलाया गया जिसका नाम था 4 कीट अभियान, और वह 4 कीट थे चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया। और ये अभियान ही इतिहास की सबसे बड़ी गलती बनने वाला था। दरअसल माओ ने कहा था कि चूहे, मच्छर, मक्खी और गौरैया को पूरे देश में से खत्म कर दिया जाए। उसका कारण था कि चूहे, मच्छर, मक्खी हर साल बीमारियां फैलाते थे, जिससे कि लाखों लोग हर साल बीमारी से मर जाते थे। तो बढ़ने वाली बीमारियों को रोकने के लिए ये अभियान चलाया गया। लेकिन इस अभियान में एक गौरैया, जो कि छोटी सी प्यारी सी घरेलू चिड़िया थी, तो उसकी भला क्या गलती थी? तो उसकी गलती बताते हुए चाइनीज साइंटिस्ट ने बताया कि एक गौरैया एक साल में 4.5 किलो अनाज खा जाती है, और इस देश में कितनी चिड़िया हैं और न जाने कितना टन अनाज खा जाती होंगी। अगर गौरैया ही मार दी जाए तो सारा अनाज बर्बाद होने से बच जाएगा, और ये बचा हुआ अनाज जनता के लिए भोजन की पूर्ति कर देगा, और बचे हुए अनाज को एक्सपोर्ट करके इकोनॉमी में बूस्ट किया जा सकता है। तो माओ का कहना था कि हमारा देश इन चारों के बिना भी रह सकता है, तो इसलिए क्यों ना इन चारों को खत्म कर दिया जाए। तो ये एक अभियान नहीं, एक युद्ध था उन चारों जीवों के खिलाफ, जिसमें 5 साल के बच्चे से लेकर 50 साल के बूढ़े तक शामिल थे। लोगों को चूहे, मच्छर, मक्खी को मारने में इतना मजा नहीं आ रहा था जितना उस छोटी सी प्यारी सी गौरैया को मारने में आ रहा था, क्योंकि गौरैया एक विजिबल टारगेट थी जिसको आसानी से देखा जा सकता था। द ग्रेट स्पैरो मिशन तेजी से चल रहा था। चीनी लोगों ने गौरैया को मारने के लिए नए नए तरीके अपनाए, जैसे कि वह ढोल और थाली बजाते हुए उस गौरैया का पीछा करते थे। थाली
और ढोलों की आवाज से ये मासूम चिड़ियाएं जमीन पर नहीं उतरती थी और आसमान में उड़ते उड़ते फिर जमीन पर थक कर गिर जाती थी और ये चाइनीज लोग भूखे भेड़ियों की तरह उन मासूम चिड़िया पर टूट पड़ते। चीनी लोगों ने उनके घोंसलों को तोड़ दिया, उनके अंडों को फोड़ दिया और उनके मासूम बच्चों को भी मार दिया। स्कूल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, आम जनता से लेकर सेना तक, गांव से लेकर शहरों तक, सब उस मासूम चिड़िया पर टूट पड़े। लोगों में होड़ चल रही थी कि जो सबसे ज्यादा गौरैया को मारेगा उसको इनाम दिया जाएगा। स्कूलों में बच्चों को सबसे ज्यादा गौरैया मारने पर इनाम दिए जाते। चीनी लोग मरी हुई गौरैया की माला बनाकर पहनते। चीनी लोगों का ये अभियान पहले दिन ही इतने जोरों से चला कि उन्होंने लगभग 2 लाख मासूम चिड़ियाओं को मार दिया। चीनी लोगों में इस मासूम चिड़िया को जड़ से मिटाने का एक पागलपन सा छा गया। लोगों ने चिड़िया को मारने का अपना एक शौक बना लिया। सिर्फ एक ही साल में चीनी लोगों ने 1 अरब चिड़ियाओं को मार दिया। उसी समय की एक छोटी सी घटना है कि जब गौरैया का एक झुंड बीजिंग में स्थित पोलैंड की एम्बेसी में जाकर छुप गया। चाइनीज लोग उस गौरैया के झुंड को मारने के लिए पोलैंड की एम्बेसी में घुसना चाहते थे, लेकिन एम्बेसी के सिक्योरिटी के लोगों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और अंदर नहीं जाने दिया। तो लोगों ने पोलैंड की एम्बेसी को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे चिड़िया उड़ने लगी और एम्बेसी से निकलते ही उनके निशाने पर आ गई और वहीं सारी चिड़िया मारी गई। चाइना में यह मिशन इसलिए चल रहा था ताकि यूएसए और ब्रिटेन की इकोनॉमी को पीछे किया जा सके। उसके परिणाम स्वरूप महज 2 सालों में ही चाइना से गौरैया की प्रजाति विलुप्त होती गई। लेकिन चीन के लोगों पर चिड़ियाओं को मारने का एक जुनून सा सवार हो गया, इसलिए उन्होंने अन्य पक्षियों को भी मारना शुरू कर दिया और उन्हें खाना भी शुरू कर दिया, जिस वजह से चीन में पक्षियों की प्रजाति लगभग विलुप्त होने की कगार पर आ गई। आखिरकार चाइना ने महज 2 सालों में ही इस अभियान को अंजाम दे दिया। चाइना ने भले ही इस अभियान पर अपनी जीत हासिल कर ली थी, लेकिन चाइना को कुदरत का कहर भुगतना बाकी था। चाइना ने कुदरत के साथ कोई छोटी मोटी छेड़खानी नहीं की थी, बल्कि उसने कुदरत के फूड चेन सिस्टम के ऑर्डर को ही तोड़ दिया। फूड चेन के अनुसार प्रकृति पर हर जीव का अपना अलग महत्व होता है। जैसे कि सांप चूहे को और छोटे छोटे जीवों को खाते हैं और फिर सांपों को बाज या चील खाती है। अगर प्रकृति में से चील या अन्य पक्षियों को खत्म कर दिया जाए तो पृथ्वी पर सांपों की संख्या बढ़ जाएगी, और अगर प्रकृति से सांपों को ही खत्म कर दिया जाए तो पृथ्वी पर चूहे और अन्य छोटे जीवों की प्रजाति बढ़ जाएगी, जिससे कि फूड चेन में डिसऑर्डर होगा और प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देगी। कहने का मतलब है कि प्रकृति की फूड चेन में से किसी भी एक प्रजाति को विलुप्त होने पर फूड चेन टूट जाएगी और प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। और जब जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है तो उसका खामियाजा बहुत महंगा पड़ता है। चाइना ने अपने देश से गौरैया तथा अन्य पक्षियों को तो खत्म करवा दिया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि गौरैया और उसके जैसे छोटे छोटे पक्षी कई कीट पतंगों को खाते हैं जो कि फसलों को नष्ट कर देते हैं। तो अब क्या था, फूड चेन सिस्टम बिगड़ने से कीट पतंगों की तादाद बढ़ने लगी, जिससे कि फसलें नष्ट होने लगी। कीट पतंगों की तादाद में इस तरह की आंधी सी आई जो कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इन कीट पतंगों में सबसे ज्यादा टिड्डियों की तादाद बढ़ी। टिड्डियों के झुंड आते और हजारों हेक्टेयर फसलों को कुछ घंटों में ही खा जाते। टिड्डियों के दल रातों रात किसी गांव पर हमला करते, उस गांव की फसल को उजाड़कर अगले गांव की तरफ चले जाते। चाइनीज लोगों ने इस तरह के विनाश की कभी उम्मीद ही नहीं की होगी। टिड्डियों के दल करोड़ों की संख्या में फसलों पर हमला करते और फसलों को चट करके चले जाते, और चाइनीज लोग खड़े के खड़े देखते रह जाते। हालांकि लोगों ने टिड्डियों का ऐसा प्रकोप पहले कभी नहीं देखा था। कुदरत के साथ छेड़खानी करने वाले लोगों को सजा कुदरत ने चाइनीज लोगों को इस कदर दी कि चाइना में अकाल की स्थिति बन गई। टिड्डियों और कीट पतंगों से बचने का कोई भी तरीका कारगर सिद्ध नहीं हो रहा था। आर्टिफिशियल तरीके से फसलों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करने से रही बची फसलें भी सड़ने और गलने लगी। चीन को कुदरत की मार का खामियाजा इस तरह भुगतना पड़ा कि चीन में महज 25% ही फसलों की पैदावार रह गई, और पैदावार इस तरह कम होने लगी कि चीन में भुखमरी फैल गई। लोग अनाज के लिए तरसने लगे। जब चाइना को यह पता चला कि गौरैया और अन्य कीट पतंग छोटे मोटे कीट पतंगों को खाकर एनवायरनमेंट को बैलेंस करते चलते हैं, जो कि फसलों के लिए लाभदायक होता है, इसीलिए माओ ने तुरंत के तुरंत गौरैया मारो अभियान को रोक दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चीन की जनता अन्न के दानों के लिए तरस रही थी। चीन में भूखमरी और अकाल के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि लोग मिट्टी खाने के लिए मजबूर हो गए। लोग मिट्टी खाकर पेट भरने लगे और उसी के परिणाम स्वरूप चीन में लगभग 4.5 करोड़ लोग भूखमरी से मारे गए। लेकिन जैसा चाइना हर बार ही करता है, चाइना ने ऑफिशियल तौर पर भूखमरी से मरने वाले लोगों की संख्या सिर्फ 1.5 करोड़ ही बताई।
लेकिन विशेषज्ञों का मानना था भूखमरी से चाइना में लगभग 4.5 करोड़ लोगों की जान गई थी। ये घटना चाइना के इतिहास में महान अकाल के नाम से जानी जाती है। चीन चला था पूरी दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्था का लोहा मनवाने, लेकिन चाइना की हालत ये हो गई कि वहाँ के लोगों को मिट्टी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब इसे इतिहास की सबसे बड़ी भूल कहो या फिर इसे इतिहास की सबसे बड़ी गलती, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। लेकिन इतना तो तय है कि कुदरत से छेड़खानी करने वाले लोगों को कुदरत कभी माफ नहीं करती और समय समय पर कुदरत से छेड़खानी का खामियाजा मानवता को भुगतना ही पड़ता है। और कोरोना जैसी महामारी भी कुदरत के साथ छेड़खानी करने का ही नतीजा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। और अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।